नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है कुछ खास, कुछ जिससे आपकी पढ़ाई में वाकई मजा आएगा। आरबीएससी कक्षा 12th का इतिहास है और आज हम देखेंगे 2023 के हाफ ईयरली एग्जाम के कड़वे मीठे प्रश्न पत्र को, क्वेश्चन पेपर को। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये पेपर है सैंपल प्रश्न पत्र 14 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ है, कक्षा 12वीं का इतिहास का। तो देखो यहाँ पर पेपर है कितने नंबर का होगा। पहली बात तो आपका इसमें प्रैक्टिकल नहीं है सब्जेक्ट, तो 70 नंबर का होगा और टाइम है इस पेपर को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। इसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें खंड अ है वो दिया होगा, इसमें बहुविकल्पी यानी जो अबशब्द वाले होते हैं ऑप्शन वो दिए होंगे और टोटल 12 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के। ओके, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बालाकोट है, वो कहाँ है? एक प्रमुख स्थल है किसका? सिंधु सभ्यता का। वो कहाँ पर है? तो वो है आपका पाकिस्तान में। ठीक है साथियों, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मगध की पारंपरिक राजधानी है वो थी। तो पारंपरिक राजधानी बतानी जो पहले है वो राजधानी है वो थी। ठीक है, तो इसमें देखोगे एक है राजगढ़, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर इंद्रप्रस्थ। तो सबसे पहले है जो राजधानी है वो किससे बनाई गई थी? मगध की। तो याद रखना है राजगीर। ठीक है, पहले राजगीर को बनाई और इसमें राजगीर तो दिया हुआ नहीं, तो इसका ऑप्शन है वो राजगह है, वो सही होगा राजगृह। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आंसर मिसप्रिंट है, इसमें राजगृह इसमें इस तरीके से वो लिखा होगा। और राजगृह के बाद है किसे राजधानी बनाया गया मगध की? तो पाटलिपुत्र। क्या बने गए? पाटलिपुत्र। ठीक है, और अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। इसमें तो आपका जो ऑप्शन है वो होगा राजगृह। बौद्ध ग्रंथों की भाषा है वो कौन सी है? तो बौद्ध ग्रंथों की भाषाएं, जो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो आपके पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा पाली है, वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1827 या फिर 1829। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका स होगा, 1829। लखनऊ में लोगों ने विद्रोह अपना नेता है वो किसे चुना? तो किसे चुना? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है बेगम हजरत। ठीक है, कैसे होगा, क्या है मामला पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का क्या क्या नेतृत्व है वो किया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व है वो किया था कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, और उन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगम हजरत है ना, उनको कहते हैं अवध की बेगम। क्या कहते हैं? अवध की बेगम। याद रह जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 6 नंबर है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा है वो की गई? तो किस अधिवेशन में की गई और कब की बात है ये? तो मैं बात बता देता हूँ। ये बात है 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 यहाँ की बातें। तो इस समय की बातें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो हुआ था तत्कालीन पंजाब प्रांत की जो लाहौर लाहौर है राजधानी है। ठीक है, वहाँ पर है वो घोषणा है वो की गई थी। किस कौन सी राजधानी? पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, वहाँ पर ये घोषणा की गई पूर्ण स्वराज्य की। और उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द है वो नहीं था? कौन सा शब्द नहीं था? संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो कौन सा नहीं था? इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और अगला है, कमलपुरम था प्रवेश द्वार, नहर, जलाशय या फिर मंदिर। तो इसमें क्या हो जाएगा? विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय में से एक जलाशय था कमलपुरम। कौन सा था? विजयनगर का। और ये क्या था? जलाशय था, महत्वपूर्ण था बहुत ही। अगला देखिएगा 9 नंबर है, आइन के दफ्तरों की संख्या है। आइन के दफ्तरों की संख्या है कितनी है भाई? अगर आपको है ना दफ्तरों की संख्या जगह आपको किताबों की संख्या भी पूछ लेते तो भी आपको एक ही बताना आंसर। ठीक है, आइन के दफ्तरों की संख्या है या फिर आइन के किताबों की संख्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है 5। क्या है? 5। 10 नंबर क्वेश्चन है, चांडालों का वर्ण है वो क्या था? पहली बात तो ये चांडाल होते क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक ब्राह्मणी धर्म में ब्राह्मण वर्ण की स्त्री और जो शूद्र वर्ण होता है, शूद्र वर्ण उसका क्या है? पुरुष से उत्पन्न हुए मनुष्य को क्या कहते हैं? चांडाल है वो कहते थे। ठीक है, ब्राह्मण, वापस बता रहा हूँ, ब्राह्मण वर्ण के जो ब्राह्मण वर्ण की तो क्या है? स्त्री है। ठीक है, और शूद्र वर्ण की क्या है? पुरुष। इन दोनों से जो उत्पन्न हुआ है मनुष्य है उसको कहते हैं चांडाल। क्या कहते हैं? चांडाल। ठीक है, और
इनका वर्ण क्या था? अस्पृश्य। अस्पृश्य मतलब अछूत, ठीक है। और चांडाल को क्या माना गया? अत्यंत नीचा है वो माना गया है। और उनकी जो बस्ती होती है गांव के बाहर होनी चाहिए, ठीक है, भीतर है वो बिल्कुल नहीं होती थी इन चांडालों की। और फिर उन्हें मृतकों के कपड़े हैं, लोहे के आभूषण है पहनने पड़ते थे, ठीक है। और सोना चांदी ये इनका उपयोग है वो नहीं कर सकते चांडाल, ठीक है। इस प्रकार है इनको अस्पृश्य है वो इनका वर्ण है वो था। 11 नंबर क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें एक उत्तर प्रदेश अपना राज्य है एक भारत में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, सो ऑप्शन राइट होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है, नैनार किस मत से संबंधित है वो थे? तो नैनार किस वंश से संबंधित, किस मत से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपका शिव। क्या होगा? शिव। और उसके बाद अगले क्वेश्चन है ना, इनको मैं क्या करूँगा? व्हाइट बोर्ड पे करूँगा। क्या करूँगा? व्हाइट बोर्ड पे आगे जितने भी क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पे करूँगा। तो व्हाइट बोर्ड पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। साथियों अब देखिएगा अगला है जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है आगे वाले ये बोर्ड पर है वो करूंगा ताकि आपको और भी है वो अच्छे से समझ में आए। तो एक बार वीडियो है पूरा देखना आपको, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत ही मेहनत है वो लगी है। अगर इस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आया तो मैं आपको आगे के जो भी वीडियो होंगे हाफिली के वो भी मैं आपको पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड पे है वो समझाऊंगा। तो एक बार है सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। तो अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है, रिक्त स्थान दिया है बीच बीच में। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टोटल 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और इसमें मकान का अन्य नाम है, मकान का जो अन्य नाम है वो बताना है। तो इसमें देखो अगर ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं ट्रिक, आपको ऐसे नाम है वो नहीं याद रहेगा। तो इसमें म है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और बीच में से 1 मिनट को पहले इसमें ओ लगाओ। क्या लगाओ? ओ। और फिर म ये आ गया, घ है बीच में से काट दो और आ की मात्रा जोड़ दो, ओमान। ये इस तरीके से आपको याद रखना। क्या नाम होगा? मकान का नाम ओमान है, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे समझूंगा लेकिन अच्छा समझूंगा, वीडियो हो सके बड़ा हो जाए। 1905 से लगाकर 7 तक एक आंदोलन चला था। क्या चला था? एक आंदोलन है वो चला था, उसका नाम है वो क्या था? और आंदोलन में के लिए मैं आपको हिंट बता देता हूं, उसमें जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका क्या किया गया? बहिष्कार है वो किया गया। और जो अपने देश की वस्तुएं, स्वदेशी वस्तुएं उनको उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आंदोलन चला था, मतलब है ना, जागरूक किए गए। तो इसमें 1905 से 7 तक है एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका पक्का है वो हो गया। अब देखिएगा बर्नियर और इतिहासकार था। बर्नियर क्या क्या था? बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। एक तो आप लिख दोगे फ्रांसीसी चिकित्सक, और एक है बर्नियर यात्री भी था, जौहरी भी था, इतिहासकार भी था। तो इसमें एक यात्री लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? यात्री। और एक है जौहरी, ठीक है, एक आप जौहरी भी लिख सकते हो, जौहरी। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। गरीब नवाज को पुकारा जाता है, और किस नाम से पुकारा जाता है? तो गरीब नवाज को ख्वाजा बाबा, ठीक है, ख्वाजा बाबा ये है पुकारा जाता है। और उसके बाद सही मायने में एक जन आंदोलन था। कौन सा ऐसा आंदोलन था जो कि सही मायने में एक जन आंदोलन था? तो वो होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आपको मेरा मुंह नहीं दिखे कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर तो दिखना चाहिए ना। तो यहां पर मैं भारत छोड़ो आंदोलन, और ये भारत छोड़ो आंदोलन को और एक नाम से जाना जाता है। क्या नाम होगा? कमेंट कर सकते हो, मैं बता देता हूं, ठीक है। अगस्त क्रांति। क्या होगी? अगस्त क्रांति के नाम से भी इस भारत छोड़ो आंदोलन को है वो जाना जाता है। और इसमें जो अगस्त क्रांति है वो शुरू कब हुई थी? तो एक तो आपको याद रखना है 1942 में हुई थी। और महीना कौन सा है? अगस्त। और तारीख कौन सी है? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। महात्मा गांधी को भारतीय इतिहासकार है वो क्या मानती हैं? उनका योगदान है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का जो कि विशेष है वो योगदान रहा। कैसे योगदान रहा भाई? तो आप कहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के, जैसे असहयोग आंदोलन है, ठीक है, चंपारण आंदोलन है,
भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी यात्रा है, सत्याग्रह है, वो भी है, वो महात्मा गांधी ने ये सब है वो आंदोलन चलाए थे। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार की जो नींव है, जैसे दीवार होती है, दीवार के नीचे जो नींव होती है वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई है, वो हिल गई, उसको कमजोर करने का काम है वो महात्मा गांधी ने किया। कैसे, जो ये विभिन्न आंदोलन है, ठीक है, जैसे कौन कौन से, भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, दांडी सत्याग्रह है, ठीक है, उनके कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा है वो योगदान है वो दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार, केवल एक बार लाइक है वो जरूर कीजिएगा, और इस पर बहुत ही सपोर्ट है करना प्लीज, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत है वो मेरे को इस वीडियो को बनाने में लगती है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर लिखना फिर आपको समझाना है ना, वरना मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपको मैंने पहले करवाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट, उसमें मेरे को बहुत ही कम मेहनत लगती है, लेकिन इस पर आप सपोर्ट करना प्लीज, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका 15वां, प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश में हुआ था। पहली बात तो ये प्रभावती गुप्ता है वो कौन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या है, पुत्री है, और इसका विवाह कहाँ पर हुआ, तो ये विवाह है किस वंश में हुआ, तो वाकाटक परिवार में हुआ था, ठीक है, सिंपल सा मैंने समझा दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है वो प्रभावती गुप्ता, ठीक है, और फिर इसका विवाह कहाँ पर हुआ, वाकाटक परिवार में हुआ था, बहुत ही सिंपल है। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, माताओं की स्थिति किस वंश के काल में महत्वपूर्ण थी, तो किस वंश के काल में, तो वो बताना है, तो वो होगा आपका सातवान वंश। इसमें क्या होता था, इसमें जो माताओं के जो पुत्र होते थे वो क्या बनते थे, राजा है वो बनते थे। तो उन राजाओं का नाम इस प्रकार है वो नहीं होता, जैसे कोई भी नाम है वो मान लीजिएगा ए पुत्र ए है, ठीक है, ए राजा है, तो उसका नाम ए राजा है वो नहीं होगा, ठीक है, उनका पहले उनकी माता का नाम होगा, कोई भी माता है वो मान लीजिएगा बी माता है, बी आ गया, फिर पुत्र ए, बी पुत्र ए, इस प्रकार है वो लिखा होता है, आगे लिखा वैसे। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सातवां, यहाँ पर प्रश्न है माताओं की स्थिति किस वंश के काल में महत्वपूर्ण थी, तो सातवां वंश हो गया। सातवां राजवंश के शासकों की पहचान उनकी मां के नाम से जानी जाती थी, मैंने बता रखा जैसे कि उनके जो भी शासक होते थे, जो भी राजा होते थे, उनकी पहचान है उनके नाम पर नहीं होती थी, उनकी मां के नाम पर है पहचान है वो होती थी, ठीक है, और मां के नाम से जानी जाती थी। इस वंश में राजाओं के नाम उनकी मां के नाम पर रखे जाते थे, मैंने बताया जैसा क्या नाम, जैसे आगे दिया उदाहरण, उदाहरण के लिए गौतमी, गौतमी तो इनकी माता का नाम था सातकर्णी का, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये इस प्रकार के उदाहरण आप समझ सकते हो। इससे पता चलता है कि समाजों में मां को किसी न किसी स्तर पर क्या है, ऊंचा है वो माना जाता था, ठीक है। अब वर्तमान समय की बात करें तो ऐसा कोई भी नाम है वो नहीं लिखते, सीधा है कोई भी नाम, जैसे मान लीजिएगा रमेश है तो रमेश है वो नाम लिखा है, उसका ऐसा नहीं कि उसके आगे लिखा होगा रमेश की कोई भी मां, मान लीजिए गीता पुत्र रमेश, ऐसा है वो नहीं लिखा जाता है। पहले सातवां वंश में जो भी शासक हुआ करते थे उनका नाम है वो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो माताओं की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है वो थी सातवां वंश में, और ये मैंने बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया, इसमें कोई भी डाउट है आपका नहीं बचा है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक तरीके से, है ना। विशेषण विहीन भक्ति का अन्य नाम है वो क्या है, ठीक है। तो भक्ति, जो भक्ति परंपरा है इसके अनुसार जो कि दो है वो भक्ति है वो मानी जाती है शाखाएं, तो एक तो है आपकी सगुण, क्या है, सगुण, एक है सगुण और एक है निर्गुण, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा जो कि दो होती है, सगुण और निर्गुण। और निर्गुण जो भक्ति होती है ना उसको कहते हैं विशेषण विहीन भक्ति, क्या कहते हैं, विशेषण विहीन भक्ति, ठीक है। और जो सगुण भक्ति होती है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है आपका विशेषण सहित, विशेषण सहित भक्ति, ये सगुण भक्ति को कहते हैं, और विशेषण विहीन भक्ति निर्गुण भक्ति को कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल से सिंपल समझाया मैंने, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजस्व की वसूली किन दो तरीकों से की जाती थी, दो तरीके हैं वो बताने हैं। तो दो तरीके हैं आपके, मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए, एक तो भू राजस्व प्रणाली है, इसे सबसे पहले किसने पेश है वो किया था वो मैं बताऊंगा अभी। एक तो प्रणाली थी भू राजस्व प्रणाली है, और एक है नकद में कर वसूलना, नकद मतलब हाथों हाथ, ठीक है। अभी आप हाथों हाथ लाइक करोगे तो ये नकद हो गए, है ना, हाथों लाइक कर दोगे, अबे नकद में कर वसूलना, ये हो गया भू राजस्व प्रणाली। इससे पहली बार पेश है वो किसने किया था, शेरशाह ने किया था, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है।
पहली बार पेश किसने किया था? शेरशाह। कौन सी प्रणाली? भू राजस्व प्रणाली। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है ताकि वो भी मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का दंगा कब और क्यों हुआ था? जो दक्कन का दंगा है वो कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। किसानों ने ये दंगा है वो किया था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा है वो कर्जा है वो हो गया था, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, अनाज के जितने भी, अब आगे मैं आपको स्टोरी पूरी बताऊंगा, ठीक है। दक्कन विद्रोह है वो कब हुआ था? पहली बात तो 1874 से लेकर 1879 के बीच है वो हुआ था। और कहाँ कहाँ तक फैला? तो ये महाराष्ट्र में पूना है, ठीक है, ये पूना है, और जैसे सोलापुर है, सतारा है, इनमें है वो क्षेत्रों में वो दक्कन का विद्रोह है वो फैला था, ठीक है। कारण क्या है? महाजन द्वारा वसूली की जाने वाली उच्च ब्याज दरें। अब कर्जा तो होगा, क्यों? क्योंकि ब्याज है वो ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। कौन लगा रहे हैं? महाजन, ठीक है। और फिर है मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादा तिया, ठीक है, मारवाड़ी और गुजराती। और अब किसानों ने किस प्रकार विद्रोह है वो किया, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही बड़ा बाजार है वो ढूंढा, जहां पर क्या रह रहे थे? बहुत ही ज्यादा है क्या रह रहे थे? साहूकार है वो रह रहे थे, ठीक है। फिर क्या किया? उन्होंने हमला कर दिया और फिर साहूकारों के जितनी भी दुकान थी बाजार में थी, उन अनाजों के, जो अनाज की दुकान होती थी, उनको क्या किया? लूट लिया, ठीक है। और जो बही खाते हैं वो उनको जला दिया। फिर और जो साहूकारों के जो घर होते हैं ना, उनमें आग है वो लगा दी। इस प्रकार है किसानों ने ये काम है वो किया। दक्कन का विद्रोह है, दक्कन का जो दंगा है इसमें, ठीक है। और ये पूरा मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किन मायनों में उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव कौन सा है? वही वाला जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पारित है वो किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ऐतिहासिक था, तो इसमें लिखोगे उद्देश्य प्रस्ताव में जो आजाद भारत है वो आजाद हो गया था, तो आजाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा है वो पेश की गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, हर बार 10वीं परीक्षा में पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब है वो प्रस्तुत है वो किया गया था? तो आपको याद रखना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने है वो प्रस्तुत है वो किया था। यहाँ तो सिर्फ प्रस्तुत है वो किया था, ठीक है। और जो है अपना कब लिया था इसको? 22 जनवरी 1927 को संविधान सभा ने इसको अपना लिया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बताया गया था? जो आजाद भारत है इनके संविधान के मूल आदर्शों की जो भी रूपरेखा है वो उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई थी, ठीक है। और ये जो कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत है वो किया था। और स्वीकार है वो कब किया था? अपना कब लिया था? तो वो याद रखना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया था। ये क्लियर है आपका? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्नियर की निजी जो भी भू स्वामित्व पर भारत के संबंध में लिए गए, भारत के संबंध में जो भी उसके तर्क थे, जो भी उसकी बात थी बर्नियर की, वो बतानी है, ठीक है, वो स्पष्ट करना है। तो इसमें लिख दोगे उसका निजी स्वामित्व के गुण में क्या था? दृढ़ विश्वास था, मजबूत है पूरा विश्वास था। और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके जो भी उसके निवासी हैं राज्य के, दोनों के लिए क्या बताया? हानिकारक है वो बताया, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ग्रो शिक्षा, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको लिंक पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है इससे पहले हमने किया था वो 2 नंबर का था, 19 नंबर 3 नंबर का था, और 20 नंबर है वो भी 3 नंबर का, और जो 21 नंबर है वो भी आपका 3 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं वो लिखनी है, जैसे शांति है, अहिंसा है, सत्य बोलना है, ठीक है। और इस प्रकार आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, अहिंसा है, शांति, सत्य, किसी भी जीव पर अत्याचार है वो नहीं करना, हमेशा सत्य का साथ देना, हानिकारक है वो कार्य है वो नहीं करना, कर्म है वो नहीं करना, इस प्रकार की शिक्षा है वो लिखनी है। मैंने 5-7 लिख दी। इस प्रकार आप 10 से 15 शिक्षा है वो लिख सकते हो। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था है और एक इस्तमरारी व्यवस्था है से किस प्रकार भिन्न थी? मतलब क्या क्या अंतर है इसमें पूरा लिखना है ना। तो रेतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें भी किसान होते थे, इसमें भी किसान होते थे, मतलब ये कुल मिलाकर किसानों के ऊपर है, और कंपनी है, और किसानों और कंपनी के बीच जो संबंध है वो रेतवाड़ी व्यवस्था में आते हैं। और जो इस्तमरारी व्यवस्था में किसानों और जो जमींदार होते थे उनके बीच के संबंध होते थे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जो रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों और कंपनी के बीच सीधा क्या था? संबंध है वो था, ठीक है। फायदा किसमें होता था?
रैयतवाड़ी व्यवस्था अच्छी थी या फिर इस्तेमारी, वो भी आगे लिखा हुआ है। वही इस्तेमारी व्यवस्था में जमींदार और किसानों के बीच क्या था, सीधा है वो संबंध था। एक में तो क्या था, किसानों और जो कंपनी थी इसमें दोनों के बीच में संबंध था, और एक में जो कि आपकी व्यवस्था है इस्तेमारी व्यवस्था, इसमें क्या होता था, इसमें किसानों और जमींदार के बीच संबंध होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों की भूमि का स्वामी है वो माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, किसानों को भूमि का स्वामी है वो माना जाता है। लेकिन जो इस्तेमारी व्यवस्था है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो जमींदार होते थे ना उनको स्वामी माना जाता था। आगे लिखा हुआ है, वही इस्तेमारी व्यवस्था में जमींदार किसानों के स्वामी है वो थे, किसके, किसानों के। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अपनी भूमि से हटाया नहीं जा सकता था, ठीक है, रैयतवाड़ी में। लेकिन वही इस्तेमारी व्यवस्था में जमींदार किसानों का क्या करते थे, शोषण है वो करते थे, ठीक है। और उसके बाद बात करें, ये वीडियो है ना यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि अब इस वीडियो का अगला पार्ट है वो आएगा सेकंड, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है वो हो जाएगा, ठीक है। और मैं भी नहीं चाहता कि वीडियो जल्दी जल्दी समाप्त कर लूं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। इससे अच्छा मैं ये कर सकता हूं कि आपके लिए एक और पार्ट है वो लेकर आ सकता हूं, जिसमें मैं बड़े बड़े क्वेश्चन है वो हम क्लियर है वो कर लेंगे एकदम फटाक से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी वीडियो मैंने बता दी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।